नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब आपके मन में सवाल हो और उन सवालों के लिए आपको कोई जगह चाहिए, मंच चाहिए, तो हमसे जुड़िए, हम तो पूछेंगे से जुड़िए और अपने सवाल देश के हुक्मरानों से पूछिए जो इस देश को चलाने का दावा करते हैं, वादा करते हैं। आज एक खास मुद्दा। अमूमन आप इस शो में 2 मुद्दों पर डिबेट देखते हैं, लेकिन आज हम 1 घंटे तक एक ही विषय पर बात करेंगे जो इस वक्त पठानकोट में हमला चल रहा है उससे जुड़ी खबर। 3 दिन हो चुके हैं। 2 जनवरी को भोर में पठानकोट एयरबेस में आतंकियों ने ये मुठभेड़ शुरू की थी। अब तक 7 हमारे जाबाज जवान शहीद हो चुके हैं। खबर यह भी है कि 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। इन आंकड़ों को लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। हालांकि पुख्ता खबर जो सेना की तरफ से आई है, जो ऑपरेशन वहां पे जो टीम कर रही है, वो 5 आतंकियों की मौत की पुष्टि कर रही है। सेना, एयरफोर्स और एनएसजी मिले जुले ऑपरेशन को खत्म किए जाने का उसने ऐलान अब तक नहीं किया है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि अगर केंद्र सरकार को इस हमले में पाकिस्तान फौज या आईएसआई के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो दोनों देशों के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द की जा सकती है। पीएम मोदी की लाहौर यात्रा से महज 8 दिन बाद ही इस बड़े आतंकी हमले ने कई सवाल उठाए हैं। पंजाब सरकार और केंद्र ने इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो पूछेंगे में इन्हीं सवालों पर होगी अगले 1 घंटे तक खास पड़ताल, खास मेहमानों के साथ बातचीत। लेकिन पहले आज दिन भर की गतिविधियों को समाती हुई ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, कब तक होते रहेंगे शहीद। छोटा बेटा या बेटी है, बड़ा बेटा ना फौज भर्ती है आर्मी। He always wanted to join the army. He wanted to serve the nation. He was very adventurous, and it's in his blood. There's nothing else. It's passion for the job. पठानकोट पर आतंकी हमला कुछ घंटों से कुछ दिनों में तब्दील हो गया। लगातार मुठभेड़ चलती रही, घंटे दर घंटे बीतते रहे और देश के महान सपूत शहीद होते रहे। चंद आतंकियों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी सेंध लगाई। सूत्रों की माने तो 30 दिसंबर को वो भारत में दाखिल हुए, एक टैक्सी को अगवा किया, उसके ड्राइवर की हत्या की, फिर पंजाब पुलिस के एसपी की गाड़ी को भी अगवा किया। एसपी और उनके सहयोगी को छोड़कर उनके दोस्त को अगवा करके ले गए। हालांकि उन्हें भी घायल करके छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पंजाब पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। Immediately we informed Government of India. Local police immediately informed Government of India. एयरफोर्स बेस में देश के बहादुर जवान लगातार जंग लड़ रहे थे। राज्य सरकार केंद्र को फौरन जानकारी देकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी थी, तो केंद्र देशवासियों को इस बात के लिए सांत्वना दे रही थी कि उसने एक बड़ा हमला रोक दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तैदी न बरती होती तो कहीं कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। लेकिन पठानकोट में आतंकी हमला कम पर नहीं रुका। शनिवार को शाम तकरीबन 6:45 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर बाकायदा ऐलान कर दिया कि पठानकोट ऑपरेशन खत्म हो गया है। उन्होंने लिखा, राष्ट्र इस वक्त पर सीना तान कर खड़े होने वाले बहादुर सुरक्षा बलों पर गर्व करता है। पठानकोट में सफलतापूर्वक ऑपरेशन खत्म करने पर सुरक्षा बलों को सलाम। इसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दे दी। ये सब तब हो रहा था जबकि एनएसए अजित डोभाल इस पूरे ऑपरेशन पर खुद नजर रखे हुए थे। लेकिन मुठभेड़ रविवार और सोमवार तक खिंच गई, शहीदों की संख्या बढ़ गई। सरकार का इसके लिए भी अपना ही तर्क है। इनको जीवित पकड़ दे या इनको लिक्विडेट कर दे और ये डैमेज ना कर पाए। इन तीनों उद्देश्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल हुई है।
जानकार पठानकोट हमले को हाल के दिनों का सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। कुछ इसे मुंबई हमलों से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार में ऊहापोह की स्थिति बनी रही, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पठानकोट हमले ने केंद्र सरकार में आपसी तालमेल की पोल खोल दी है? तो एक बार फिर हमारे सवाल को जरा ध्यान से सुनिए और अपने एसएमएस हमको भेजिए कि क्या पठानकोट हमले ने केंद्र सरकार में आपसी तालमेल की पोल खोलकर रख दी है। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #पठानकोट अटैक के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे इस डिबेट के दौरान, इस शो के दौरान जुड़ सकते हैं और आपकी राय, आपके कमेंट्स को हम इस शो में शुमार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़े, मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले इस पूरे मामले पर बीते 3 दिनों से जो इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बीते 2 दशकों का यह सबसे बड़ा हमला है किसी भी भारतीय सेना के एस्टेब्लिशमेंट पर, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आतंकी खुफिया सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल की कमी की वजह से कामयाब हो गए इस ऑपरेशन में अपने? आखिर केंद्र सरकार ने ऑपरेशन खत्म होने की ऐलान की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई थी? क्या केंद्र के मंत्रियों के बयान इस हमले की गंभीरता को कम कर रहे हैं? आतंकियों ने पंजाब पुलिस के अफसर और उसके साथी को क्यों छोड़ा? आतंकियों ने जिस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, पंजाब पुलिस उसे चेक पॉइंट पर क्यों नहीं पकड़ पाई? आतंकियों की कुल संख्या क्या है? आखिर उसे लेकर लगातार भ्रम की स्थिति क्यों है? हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है और आखिर अब तक ये क्यों नहीं साफ हो पाया? अगर खुफिया सूचना थी कि ऐसा कोई हमला हो सकता है, तो इतने सारे आतंकी एक बहुत सुरक्षित जगह एयरफोर्स बेस में घुसने में कैसे कामयाब हुए? इसको इंटेलिजेंस की सक्सेस कहा जाए कि हमको पता था कि आतंकी आने वाले हैं, या इंटेलिजेंस का फेलियर कि उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आतंकी 3 दिनों से परेशान किए हुए हैं तमाम सुरक्षा बलों को? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पक्ष के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। जेडीयू के सांसद केसी त्यागी साहब मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल सिक्योरिटी टास्क फोर्स के पूर्व सदस्य मनोज जोशी जी मेरे साथ हैं और पूर्व राजनयिक पिनायक चक्रवर्ती साहब यहां मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं सीधे तौर पर बताऊं, आज 45 सेकंड का वक्त है ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर हम डिबेट को शुरू करेंगे। मेरा पहला सवाल सत्यव्रत चतुर्वेदी जी आप ही से है। क्या आपको लगा इन बीते 3 दिनों में सरकार की तमाम एजेंसियों में, खासकर वो लोग जो दूर यहां दिल्ली में बैठे हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है? देखिए सुमित, आतंकवाद के मामले को मैं राजनीति का विषय बनाने का पक्षधर नहीं हूं और मैं ये मानता हूं कि इस मामले पर हम सभी राजनीतिक दलों को एक राय से इसका मुकाबला करने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन जो पिछले 3 दिनों क्यों, अब तो 4 दिन कहेंगे, 31 तारीख की रात को ये शुरू हुआ और तब से लेकर के अभी तक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो हमें मीडिया से मिल रहा है, बहुत सारे सवाल उठाता है। एक इनोवा के ड्राइवर का मारा जाना, उसके बाद एक एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अपहरण होना, उसके लोगों को, उसके साथियों को घायल करके और उनकी गाड़ी लेकर के भाग जाना जी। उसके बाद फिर एक नहीं अनेक फोन कॉल्स, मल्टीपल फोन कॉल्स जो उनके फोन से किए गए, उनका इंटरसेप्ट हो पाना और इंटरसेप्टेड फोन कॉल्स के बावजूद भी उन लोगों की पिन पॉइंटेड लोकेशन न पता कर पाना, हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी जी। और फिर उसके बाद जब इतनी सारी इनपुट थी कि दिल्ली से
एनएसए ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एनएसजी को रवाना कर दिया उसी समय, तो फिर एनएसजी के वहां पहुंच जाने के बावजूद फिर 10 फुट ऊंची दीवार और जो तार लगी दीवार थी एयरफोर्स बेस की, उसके अंदर उनका घुस पाना, और फिर तब से और आज तक हेलीकॉप्टर गनशिप से सर्विलियंस करने के बावजूद भी उन आतंकवादियों को पूरी तरह लिक्विडेट न कर पाना 4 दिनों तक, ये तमाम सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या हो रहा था गृह मंत्री जी को, क्या खबर नहीं थी क्या? वहां ऑपरेशन जारी था और उन्होंने यहां ऑपरेशन खत्म होने की घोषणा कर दी। इसका मतलब गृह मंत्रालय और वहां के जो स्थानीय स्तर के ऊपर जो लीडर्स थे फोर्सेस के, उनके बीच कहीं कोई संपर्क ही नहीं था जी। और फिर आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि इन सारे हालात में गवर्नमेंट, चाहे वो पंजाब की रही हो या वो केंद्र की सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने एक तरह से अपनी पीठ थपथपाने का काम शुरू कर दिया, जबकि सच ये है कि इनकी तमाम नाकामियों के बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। इतने लोग शहीद हुए हैं, 7 तो अभी तक शहीद हो चुके हमारे जवान और अधिकारी जी। अब इसके बावजूद आप 7 आतंकवादियों को लिक्विडेट नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति बनना बहुत दुर्भाग्य। इनफैक्ट ये 6 हैं कि 7 हैं, इस पर भी कंफ्यूजन है। जनरल जीडी बख्शी, में आता हूं आपके पास। सुधांशु जी, मैं बजर राउंड को आज एलिमिनेट कर रहा हूं, सीधे हम आपसे पास आ रहे हैं और आप जवाब दीजिए। सत्यव्रत जी ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए और ये सवाल सिर्फ सत्यव्रत चतुर्वेदी के नहीं है, आधा हिंदुस्तान इस बारे में चर्चा कर रहा है। ये जानना चाहता है किस बात की जल्दबाजी थी घोषणा करने की कि ऑपरेशन खत्म हो चुका, किस बात की जल्दबाजी थी पीठ थपथपाने की कि हमने बहुत बड़ा हमला टाल दिया, किस बात की जल्दी थी ये कहने की कि भारतीय सेनाओं ने बहुत अच्छा काम किया, इंटेलिजेंस की जानकारी होने के बावजूद भी 4 दिन हो गए हैं अब तक सुधांशु जी, और ये हमला अभी तक खत्म नहीं हुआ जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, जो शुरुआत की सत्यव्रत जी ने तो वो बहुत अच्छे ढंग से किया कि हमें आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, परंतु बाद में जो उनको पार्टी की लाइन के अनुसार ही आना पड़ा। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय पे 2-3 तथ्य हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि एक दिन पहले ही एनएसजी मूव हो गई थी? क्यों मूव हुई थी? हमारे पास इस बात का इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां पर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी प्रवेश कर गए हैं। जिस क्षण एसपी की कार का अपहरण हुआ, उस क्षण हम लोग इस बात को कंक्रेटाइज कर लिए और एनएसजी का मूवमेंट हो गया। अब यह आता है कि साहब मूवमेंट होने के बाद इस प्रकार की स्थिति क्यों आई? क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो इतनी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमारे वहां और भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थे, वो सिविलियन अटैक्स पर भी जा सकते थे। याद करिए, मुंबई में भी ऐसे ही 6 लोग उतरे थे इसी प्रकार के हथियार बंद होकर, और कितनी तबाही मचाई थी। तो अगर हमारी सरकार सजग नहीं होती, इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी सजग नहीं होती, जैसा भी उन्होंने कहा कि साहब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम पिन पॉइंट लोकेशन क्यों नहीं ले पाए। अरे भाई, ये काम तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का है, उन्होंने निश्चित रूप से किया जितना वो पिन पॉइंट कर सकते थे। उसके बाद ही हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि वो नजदीक बढ़ रहे हैं वहां टेरेन के। अब इसमें जो व्यवहारिक बात है कि जल्दबाजी क्यों हुई, जो आपको लग रहा है, देखिए इसमें 2 एरिया होते हैं। वो एरिया 2000 एकड़ का है, 24 किलोमीटर का पेरिफेरी है। उसमें जो मेन टेक्निकल एरिया था उससे हम लोग फ्लैश आउट करने में सफल हो गए थे, इसलिए यह स्टेटमेंट आ गया कि साहब हमने वो ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लिया है। अब वो जो 2000 एकड़ का जो एरिया है 24 किलोमीटर में, जिसमें टेरेन्स भी हैं, जिसमें नाले भी हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े इस ढंग के जंगली टाइप के इलाके हैं, तो उनके ऊपर तो जब तक आप चप्पे चप्पे की छानबीन नहीं कर लेंगे उसमें समय लगेगा। इसलिए वो जो एक आफ्टर फ्लशिंग आउट ऑपरेशन था वो चल रहा था। तो अगर उस ढंग से नहीं करना चाहिए था, ऑपरेशन आ जा रहा था, तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था होम मिनिस्टर को, क्योंकि वो ट्वीट की वजह से कंफ्यूजन हुआ और वो ट्वीट आखिर में उनको हटाना पड़ा। देखिए, वहां पे स्थिति यह थी कि जो हमारा एयर बेस का टेक्निकली सेंसिटिव एरिया था वो हम कंट्रोल उस पे पाने में सफल हो गए थे, इसलिए यह बात कही गई। शेष जो पूरा परिसर है, मतलब 2 चीजें होती हैं। सुधांशु जी, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, अगर वो ट्वीट ठीक था तो हटाना नहीं चाहिए था, और हटा लिया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, जो बात आप भी मान रहे हैं। नहीं, देखिए, उस समय यह परिस्थिति लगी कि अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा था तो संभवतः इस कारण से ट्वीट विड्रॉ किया गया होगा, पर क्योंकि उस समय यह टेक्निकलिटी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था,
कि हम ये कहें कि हम टेक्निकल एरिया को क्लियर ऑफ किए हैं कि पूरे कैंपस, पूरे जो परिसर है उसको क्लियर ऑफ कर लिए हैं? जी, केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हमला जो आज चल रहा है और जो मुंबई में हुआ, लगभग एक जैसी परिस्थिति थी, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। बस इसमें यह है कि हॉस्टेज नहीं है उनके पास, कि वो अपनी शर्तों को मनवा नहीं सकते हैं, और यहां पे अंदर कैमरे नहीं है, कैमरे के सामने कुछ चीज नहीं चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उसी तरीके से आते हैं, 2 दिन तक उस इलाके में घूमते हैं, अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं, और आज 4 दिन हो रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन जारी है। त्यागी जी। सुमित जी, देश में गम भी है और गुस्सा भी है। आपने अपने प्रारंभिक कमेंट में कहा कि पिछले 2 दशकों का ये सबसे बड़ा हमला है, और आपने अभी अरुण जेटली जी का वक्तव्य बताया जिसमें उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस सफल रही हैं। तो मिलिट्री के जानकार भी बैठे हैं, मिलिट्री के बड़े अफसर भी बैठे हैं। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस तो सफल रही हैं, लेकिन हम डिप्लोमेटिकली, इंटेलिजेंस के हिसाब से और पॉलिटिकली असफल रहे। सिर्फ हमारे जवानों की शहादत ही एक ऐसी चीज है जिसको नमन करने को जी करता है। और बिल्कुल मैं सतव्रत जी से एग्री करता हूं कि समूचा देश भारत की बहादुर सेना के साथ है और ना ये राजनीति करने का वक्त है। लेकिन कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, कुछ कमियां गलतियों को हम इंगित कर सकते हैं कि नहीं, ये शायद हम लोगों से भूल हुई है। मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो 25 दिसंबर है वो एक ऐसा दिन है कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी है, नवाज शरीफ का भी है, दाऊद इब्राहिम का भी है। और मास्को से काबुल चल करके, लाहौर चल करके दिल्ली आने का दिन भी प्रधानमंत्री का है। और डिप्लोमेटिक मूव में जो 35-40 सालों से देख रहा हूं, बख्शी जी बैठे हैं, दूसरे जानकार बैठे हैं, विदेश नीति, रणनीति और डिप्लोमेसी ये लम्हों में, मिनटों में नहीं बदल जाती। इसके लिए महीनों, सालों, घंटों इस पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे अटल जी समझ गए थे कारगिल के बाद, और उस समय के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी जी, बार बार कहते थे, 1000 स्टेटमेंट उनके मेरे पास रखे हुए हैं कि सीमा पार का आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। सुमित जी, आपकी जानकारी के लिए 2014 में 562 बार सीज फायर का उल्लंघन है, 562 बार, जो पिछले 15 सालों का हाईएस्ट है। तो मैं तो डिप्लोमेटिकली सवाल उठाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले तो यूएन में भी और पाकिस्तान के अधिकारियों को भी आप डोजियर दे रहे थे दैट यू आर ए टेरर स्टेट। फिर घंटों में ऐसी क्या परिस्थिति बदल जाती हैं कि आप जो है सारे से काम नहीं चलेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दुनिया के, जी, जो प्रधानमंत्री की सरप्राइज विजिट हुई, सुमित जी कुछ उस सरप्राइज डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से आप यही कह रहे हैं त्यागी जी। हाँ, नहीं उसमें मेरा कष्ट ये है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर भी, जो मेरे पास रिपोर्ट है, थोड़ी बहुत छनके आई हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी सवाल पैदा किए। तब जाकर के एग्रीमेंट हुआ कि प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ एक ही चौपर में बैठ करके उस स्थान तक जाएंगे जहां ये कार्यक्रम होना है। जी, तो इतना सिक्योरिटी का रिस्क हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी था, जो हु इज द मोस्ट वांटेड मैन इन पाकिस्तान। तो मेरा ये कहना है कि हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। एक तो देश गमगीन है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं हमारी या तो जल्दबाजी है या असफलता है। तो मेरा ये भी कहना है कि ये कोई एक पार्टी का, सरकार का मामला नहीं, जनरल जीडी बख्शी सारे देश का मामला है, और सारे देश की भावनाएं हमारे सैनिकों के साथ है। ठीक है त्यागी साहब, जनरल जीडी बख्शी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आपको लगता है सरकार ने, हाँ जी, आपको लगता है सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी रही, सरकार में इस मामले को खत्म करने को लेकर जल्दी अनाउंसमेंट करने की जल्दबाजी रही? देखिए, जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, ऑपरेशन हमारा बिल्कुल ठीक गया है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत खराब रही है। खासकर शुरू में हमला एक डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हुआ था,
कायदे से और एसओपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके बारे में सार्वजनिक बयान वगैरह देने चाहिए थे। इंसिडेंट कमांड पोस्ट एस्टैब्लिश होता है और जो सीनियर मोस्ट कमांडर है ऑन द स्पॉट वो चार्ज लेता है। सारे पब्लिक बयान उस कमांड पोस्ट से दिए जाते हैं, हमारे डिफेंस के पीआरओ के जरिए वो आने चाहिए थे। ये हमारा जो है एसओपी है। जहां तक तो ऑपरेशन का सवाल है, नहीं प्लीज मैं जरा ऑपरेशन की बात कर लूं। देखिए, जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, देश को समझने की जरूरत है। जो चूक हुई है, लेसन लर्न, बहुत अच्छी तरह से त्यागी जी ने बताया। लेसन लर्न ये है कि हमको दोपहर को खबर मिल गई थी जब हमारा एसएसपी अपहरण हुआ। हमको उसी वक्त जब हमने वहां पे अपने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी फ्लाई इन कर दिया, तो उनको बेस में घुसने की बजाय हमको ये जो टेररिस्ट थे, 2 कारें हमको मिली। हम ट्रैकर डॉग से, स्मेल से उनको पकड़ सकते थे बेस के बाहर, लेकिन वो हमने पूरे घंटे हमारे बर्बाद गए और वो बेस के अंदर घुस गए। 24 किलोमीटर का कौन जिम्मेदार हुआ, वही तो मैं बोल रहा हूं। कोई भी इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? आप प्लीज सुन ले। नहीं तो ये देखिए, ये पंजाब पुलिस को इसके ऊपर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए था। लेसन लर्न है आगे के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं मेन ऑपरेशन की। प्लीज एक मिनट जी, क्या मैं बोल सकता हूं? बोलिए 20 सेकंड्स कंप्लीट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो पहले तो उन्होंने एंट्री करी जहां डीएससी वाले थे। वो बेचारे रिटायर्ड लोग हैं हमारे, जो कि नॉर्मल ड्यूटी करते हैं। वहां पे जो पहली आघात में जो चोट हुई है, उसमें हमारे 4-5 मारे गए। उसमें भी हमारे रिटायर्ड जवान ने पकड़ के, जो हवलदार था, उसने इनके साथ गुत्थम गुत्था करी, उसी की राइफल छीन के एक को मारा। फौज को वहां बुलाया गया और फौज ने ऑपरेशन शुरू किए। अगले सुबह ऑपरेशन जो थे बिल्कुल जोर से शुरू थे वहां पे, और 3 फौज ने मार गिराए जो कि एक मैदान के अंदर थे। हमारी फौज का ऑपरेशन जारी था। कोई देखिए, हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। 2000 किलोमीटर का जब वर्ग क्षेत्र का एरिया है, हमारा सबसे पहला टास्क था कि हमारे जहाजों को खरोच ना आए, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरोच ना आए। 7 जवानों ने अपनी शहादत दी है और हम इसमें सफल रहे हैं। जनरल बख्शी, सेना पे और सेना के जवानों पर, सुनिए ना, पूरे हिंदुस्तान को फक्र है, नाज है। हम सब उन पे उनकी वजह से आज खुलकर इस भाषा में बात भी कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इतना सा है, अगर कमांड का काम डिफेंस मिनिस्टर का था तो होम मिनिस्टर के बयान क्यों आते हैं? डिफेंस मिनिस्टर का आज तक कोई बयान क्यों नहीं आता इस पूरे मामले पर? क्यों डिफेंस मिनिस्टर एक्टिव नहीं दिखाई देते? सुधांशु त्रिवेदी, क्या ऐसा क्यों लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर को छोड़कर तमाम मिनिस्टर्स आगे आकर बयान देने को तैयार हैं? देखिए, यहां पर आप जो बात कह रहे हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर का भी उसी दिन का बयान है जिस दिन होम मिनिस्टर का है। आप डिफेंस मिनिस्टर के भी बयान और ट्वीट्स को चेक कर सकते हैं। तो ये कहना उन्होंने भी बधाई दी थी होम मिनिस्टर की ट्वीट के बाद। दूसरी बात, अगर आप ये भी देखें जी, तो एमओएस होम ने भी उसी समय पे स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसी बात नहीं, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से सक्रिय थी। अब हर व्यक्ति का स्टेटमेंट देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि जनरल बख्शी ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं था, ऑपरेशन कर रहे थे, उसकी सफलता ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्रफुल्ल बख्शी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी, एक मिनट। जनरल बख्शी एक मिनट, सबसे बात कर लूं मैं। प्रफुल्ल बख्शी, सॉरी, प्रफुल्ल बख्शी। भाई देखिए, सबने सबकी बात सुन ली। ये जो हादसा हुआ है, ये आज से 15 साल से चल रहा है। ये कोई नई चीज नहीं हुई जो कि जिसका आप वर्णन कर रहे हैं। हम सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि क्या हमने ऐसे वाक्य के होने पर कोई एसओपीज बनाई हैं, कोई हमने इसके ऊपर नीति लिखी है कि कौन एक्शन लेगा। अटैक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पे हो रहा है, आर्मी का कोई कमांडर नदारत है। हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का और सिक्योरिटी एजेंसीज का और इंटेलिजेंस की फेलियर का नमूना देखा है। अभी तक हमने देश में एक जॉइंट सिक्योरिटी सेल और जॉइंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेल नहीं देखा। अगर यह होता तो आपके लोकलाइज्ड एरिया में 30 घंटे हो गए थे। जो एसपी के साथ में हादसा हुआ था उसका पूरा विश्लेषण करके राइट एक्शन लिया जा सकता था, वो नहीं ले पाए। दूसरी बात यह है
कि आपने ये देखा कि फ्रॉम द फेंस, दीवार से लेकर फेंसिंग तक जहां पे हमारे मेन एसेट्स थे वहीं पर ही लड़ाई कंटेन रही। ये इसलिए रही, बहुतों को नहीं पता, क्योंकि एयरफोर्स के जो एयरमैन हैं उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है इन आर्म्स एंड टैक्टिक्स, और ये कारण था कि उन्होंने उनको कंटेन रखा। एयर मार्शल वर्मा ने इसको 2007 में कर दिया था, चार्ली वर्मा जिनको कहते हैं, और अभी तक ये इस बात को किसी को नहीं पता कि इतनी ट्रेनिंग हो गई है, पर अभी तक नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में इस बात को डाला नहीं गया। हम उसको पॉलिटिसाइजेशन कर देते हैं। नहीं, पॉलिटिसाइजेशन बात आती है, सुनिए ना बख्शी साहब, पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए कम से कम आतंकवाद जैसे मामले पर, लेकिन क्या इस देश की जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? बात आ रही थी क्या मनोज जोशी जी, बख्शी साहब एक मिनट, मनोज जोशी जी, क्या इस देश की जनता को नहीं जानना चाहिए कि किसकी वजह से ये चूक हुई, क्यों इतना बड़ा हमला जो अभी तक चल रहा है, चौथा दिन है आज, इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है सरकार के एस्टेब्लिशमेंट में कि 5 मारे गए कि 4 मारे गए, 6 आतंकवादी घुसे थे कि 7 घुसे थे? अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तरह तरह के बयान, तरह तरह के स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं। मनोज जोशी, देखिए ऐसा है, जनरल बख्शी ने कुछ बात कही है, प्रफुल्ल बख्शी ने कुछ बात कही है। सवाल यह है कि आखिर में आपका ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो रहा है, इसकी कमान किसके हाथ में है? मैं 4 दिन से देख रहा हूं, कभी कहते हैं कि कभी वहां के जो बेस कमांडर हैं वो सामने आते हैं, कभी एनएसजी के जो मेजर जनरल हैं दुष्यंत सिंह वो सामने आते हैं, कल जो है होम सेक्रेटरी अपना बयान देते हैं। आखिर में जब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और कभी कभी ये कहते हैं कि साहब एनएसए डोवाल साहब खुद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं, हमको स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में फर्क निकालना चाहिए। स्ट्रेटेजी जो होती है, बड़ी बड़ी जो स्ट्रेटेजी होती है वो डोवाल साहब जरूर बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, पर जब एक ऐसा हादसा होता है, एक इलाके में हादसा होता है, तो वहां के लोकल कमांडर जो है उसको सबसे ज्यादा जानकारी होती है। हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको इस तरह बनाना चाहिए जिससे कि ये साफ स्पष्ट हो जाए कि वहां पे किसकी कमान है। क्या क्योंकि अभी भी मुझे ये नहीं मालूम है कि किसकी कमान वहां पे है। जोशी साहब, क्या एसओपीज है, ऑपरेशन चला रहा है, एसओपीज फॉलो किए जाते हैं? जोशी जी, क्या मैं आ सकता हूं? बने हैं क्या? मैं तो खुद पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या बिल्कुल है, पर कहां फॉलो होते हैं? अरे साहब, मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए कि वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ को, एयर मार्शल देव को, वहां पे एओसी भी हैं, बेस के कमांडर हैं, वहां पे मेजर जनरल दुष्यंत सिंह भी हैं। अभी तक हमने वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ को देखा नहीं है शक्ल में। हमको ये कुछ पता नहीं कि वो वहां क्या कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी, मैं प्रिसाइसली, प्लीज सुनिए, मैं आपको फिर दोहराता हूं, इस ऑपरेशन में केवल इंफॉर्मेशन फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई है। जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज, डीएससी के बॉयज, हमारे जो आर्मी की वहां पे 2 पलटने हैं, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उन्होंने बखूबी से अपना काम अंजाम दिया है। आज हम एक्यूजेटरी टोन में बोल रहे हैं कि इतने घंटे ये ऑपरेशन चल गया। देखिए, बात ऐसी है कि मेरी प्रोफेशनल जजमेंट में जब तक हम चप्पा 2000 एकड़ का नहीं छान लेते, मेरी तरफ से ये ऑपरेशन खत्म नहीं है। अगले दिन, पहले दिन जो थे वो 3 मारे और 1 मारा, 4 मारे थे। अगले दिन फिर से, या प्लीज कैन आई जस्ट फिनिश प्लीज? सुमित, मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। जोशी साहब, कैन आई जस्ट? सुमित, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। बख्शी जी एक मिनट, मैं आपके पास आता हूँ। जोशी जी पूछिए, जोशी जी पूछिए। आप मुझे आप ही से पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके पास यहाँ पे, आपके यहाँ सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे, फिर भी आपने डीएससी के जवानों को सामने काहे रखा? वो जहां तक कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां यह पता लगा कि आतंकवादी जो हैं डीएससी के मेस के पास पहुंच चुके थे, और वो जो फायरिंग हुई है, जहां मारे गए हैं, वो उनके मेस में हुआ है, वो बाहर गेट में नहीं हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह की अलर्ट थी, किस तरह की ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थी जो कि वो मेस में जाके ये फायरिंग हुई है।
मैं एक कमेंट सुधांशु जी। हाँ, ओके, कैन आई नाउ जनरल बख्शी, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी को जाना है, सुधांशु त्रिवेदी को जाना है तो एक कमेंट उनका जरूर लूंगा। सुधांशु जी, मैं सीधे तौर पर आप ये तमाम बातचीत को मामले पे आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अरे जनाब, आपको मैं जान सकता हूं आप मेरी बात से खुश नहीं होंगे, पर एक सरकार का रिस्पॉन्सिबल आदमी मेरे साथ है जो रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, जवाब उन्हीं को देने हैं क्योंकि हम पूरा मुल्क उनकी तरफ नजरें लगा बैठा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी, आज की तारीख में मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पर इस देश की जनता को जवाब भी चाहिए कि ये कंफ्यूजन क्यों बना रहा, देश के नौजवान शहीद होते रहे और नेताओं के बयान जारी रहे, ये कहां तक उचित था? देखिए, टेक्निकली वहां किसके पास कमांड थी और कौन किस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, इसके विषय में मैं न बोलने के लिए अधिकृत हूं, न बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हां, यह बात जरूर है कि अभी वो ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो जो निष्कर्ष आएंगे उनका एनालिसिस करके सरकार आगे पहले तो अंतिम निष्कर्ष ड्रॉ करेगी, फिर अपना राजनीतिक निर्णय लेगी कि हमें राजनीतिक दृष्टि से आगे क्या कदम उठाना है। जो बात केसी त्यागी जी ने उठाई उसका जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे इन परिस्थितियों में? देखिए, मैंने सुमित जी स्पष्ट किया कि जब हमारा निष्कर्ष सामने आ जाएगा कि जो ऑपरेशन हुआ और उसके लिंक्स और कनेक्शंस, उसके बाद सरकार निष्कर्ष निकालकर अपना अगला राजनीतिक कदम तय करेगी। तो आप विपक्ष में थे तो अलग टोन में बात करते थे, सत्ता में है तो अलग टोन में बात करेंगे? नहीं सुमित जी, टोन बिल्कुल वही है। यदि हमें जैसा निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके अनुसार हमारा राजनीतिक स्टैंड होगा। हमारा राजनीतिक स्टैंड पहले से तय नहीं है। निष्कर्ष से क्या मतलब? पहले कहते नहीं साहब, हर हाल में चलता ही रहेगा। निष्कर्ष से क्या मतलब आएगा उसके अनुसार हमारा। इसमें कोई शक शुबा है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे जो मारे गए 5 आदमी? देखिए, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो इस प्रकार की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। इसीलिए मैंने कहा ना, मगर ऑफिशियली टेक्निकल कंक्लूजन सारे ऑपरेशन को खत्म होने के बाद ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे कि पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में किन किन एजेंसियों से। सत्यव्रत त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, कुछ आपसे पूछना है। मुझे इस जगह पर एक बात कहनी है। ये घटनाक्रम तो इसकी हम जितनी भी चीर फाड़ कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन जहाँ तक सवाल पाकिस्तान से हमारी जिस बातचीत को अभी सचिव स्तर की बातचीत को जो होने का तय हुआ था, ये एक गंभीर मुद्दा है। देखिए, इस तरह की घटनाएं होंगी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह इस किस्म के लोग, इस किस्म की ताकतें हैं जो कभी नहीं चाहती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई सार्थक बातचीत हो। डिप्लोमेटिकली हमारे सामने 2 ही उपाय हैं, या तो युद्ध और या वार्ता। दोनों के माध्यम से, दोनों में से ही हमको चुनना होगा कौन सा विकल्प करना है। तो हम वार्ता करें? लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोनों के बीच वार्ता हो। मैं विपक्ष में होते हुए भी इस बात का हामी हूं कि बहुत जल्दी इस किस्म के फैसले नहीं लेना चाहिए, बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। अगर बातचीत का फैसला लिया गया है तो एक हादसे की वजह से आप बातचीत बंद न करें, उसे जारी रखें। जहां तक इन आतंकवादियों से निपटने का सवाल है, ऐसी घटनाएं अभी आगे और हो सकती हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमको अपने बूते निपटना होगा, हमें किसी और के भरोसे नहीं निपटना। पिनाक जी, मैं आप क्योंकि डिप्लोमेट है इस पैनल पे, मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन परिस्थितियों में बातचीत होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या वो बातचीत के कोई मायने निकलेंगे, कोई सफल हो सकती है बातचीत? देखिए, एक प्रक्रिया जब शुरू करते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं, आपने सुना ही कि इस तरह के हादसे अब होते रहेंगे। बातचीत जब तक हम करेंगे ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो क्या हम बातचीत रोक दें, क्या हम बातचीत न करें या पोस्टपोन कर दें, ये सब डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा। मेरे विचार में मैं समझता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए? पाकिस्तान को सबक आप दूसरी तरह से सिखाइए। कैसे? देखिए, डिप्लोमेटिक वापस लौटा दें, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगा दें, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। डिप्लोमेटिक सबक नहीं है। मैं उस टूल बॉक्स की बात कर रहा हूं जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है, जो इस स्टूडियो में जिसके ऊपर विचार हम नहीं कर सकते जी। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। त्यागी जी, मैं क्या किस तरह के मतलब इशारे केसी त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठाया था। जीडी बख्शी में आता हूं। केसी त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बातचीत को लेकर, वो काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हैं त्यागी साहब। केसी त्यागी। नहीं सुमित जी, मेरे 2-3 प्रश्न हैं, मैं कोई आलोचना के स्वर में आज नहीं हूं।
2000 में जब इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहृत हुआ था तो ब्रजेश मिश्रा जी उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और मेरे को अच्छी तरह से याद है चूंकि शरद यादव जी उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और दिन में 2-2 बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी जी। 4 दिन से एक दिन भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं हुई है। क्यों? सारे एफर्ट्स जो हैं एक व्यक्ति चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो उसके आसपास केंद्रित हो गए हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इंटेलिजेंस के हों, चाहे डिफेंस के हों, चाहे होम के हों। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह की करेक्टिव स्पिरिट होनी चाहिए थी, एक तो उसका भाव रहा जिसका जिक्र आपने भी किया है, दूसरा आज कम से कम जब विधवाओं के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं तो आप वार्ता कैसे शुरू कर सकते हो? मैं जो अपने डिप्लोमेटिक मित्र बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं ये भी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है। क्या देश, जो सारा देश आज उन सैनिकों के साथ खड़ा है, उनके अरमानों पर पानी फेर करके क्या हम 15 तारीख को फिर बातचीत करने के लिए बैठ जाएं? और मेरे को याद है उस समय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी सरकार में थे और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष में थे और जब सर आया था कटा हुआ एक जवान का, तो मेरे को याद है आज के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, एक के बदले जब तक 10 सर नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। तो जब हम विपक्ष में हों तब और सरकार में हों तब, मैं उसके डिप्लोमेटिक पक्ष पे जा रहा हूं बख्शी जी, इसको आप डिफेंस के उससे मत लीजिए। मेरा यह कहना है कि 15 तारीख की वार्ता को फिलहाल टालना चाहिए। ठीक, मैं उन लोगों में से हूं और आप सब भी उन लोगों में से हो। देखिए दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं और इस समय युद्ध का वातावरण भी नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करना चाहिए, जिसमें भी हम नाकामयाब रहे हैं। ठीक है जनरल जी, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा है। और अफगानिस्तान से एक सेकंड सुमित जी, लास्ट मेरा, सुमित जी, 2014 में जब नाटो अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटा रहा था, हमारे जैसे कुछ शुभचिंतकों ने उस समय सुझाव दिया था कि जिस दिन अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान से हटेगा बुरे दिन कश्मीर और हिंदुस्तान के आएंगे, और हमारी वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसलिए नाटो के हटने के समय जिस तरह की परिस्थितियां भारत में पैदा हुई थी उस तरह के हमारे चौक बंदोबस्त नहीं थे। ठीक है जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बता दूं बीजेपी की तरफ से शाना हिंसी मेरे साथ जुड़ी हैं। शाना, आप चर्चा के मूड को समझ गए होंगी। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी, बयानबाजी देने की जल्दबाजी दिखाई दी, और अब आगे की बातचीत होनी चाहिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की या नहीं होनी चाहिए। जनरल जीडी बख्शी के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं शाना हिंसी। जनरल बख्शी, आपके हिसाब से क्या 15 तारीख, अब से ठीक 10 दिन के बाद जो बातचीत होनी है, आप उसके फेवर में हैं जनरल बख्शी? बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे कि त्यागी जी ने बहुत सही बताया, और मुझे कम से कम थोड़ा सुकून तो हुआ कि किसी को हमारी विधवाओं और हमारी बच्चों के आंसुओं की कदर है। सबको ख्याल है नवाज शरीफ की पोती का, अरे इसके आंसू कौन पहुंचेगा फतेह सिंह की बेटी के, और जो उसकी बीवियां रो रही हैं उनके आंसू कौन पहुंचेगा। मैं एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं सुमित अवस्थी जी, आप हमारे एक भारतीय जान की क्या कीमत लगाते हैं? एक आम भारतीय जो जुल्म कैटेगरी में नहीं है, हमारे फौजियों की जान की क्या कीमत है? आज सियासत की बातें हो रही है, हमारे डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं क्या बकवास है कि आप बातचीत बंद करेंगे इनके लिए, इन फौजियों के लिए जो मरने के लिए पैदा हुए, क्योंकि इनकी औरतें रो रही है इसलिए आप बातचीत बंद कर देंगे? अरे साहब, यह तमाचा आप समझते हैं? जब आपका बच्चा मरेगा तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये बहुत हो चुका है इस देश में। कोई पिछले 30 साल से चल रहा है ये सिलसिला। क्यों हम रक्षात्मक होकर लड़ रहे हैं? क्यों हर लड़ाई हमारी पानीपत में होनी चाहिए, पठानकोट में होनी चाहिए? ये पाकिस्तान में वार क्यों नहीं होना चाहिए पलट? कहा जा रहा है कि 2 ही विकल्प हैं, या तो बातचीत या पूरी जंग। झूठ है ये। बहुत सारे विकल्प हैं शॉर्ट ऑफ वॉर। जिस टूल बॉक्स की हमारे डिप्लोमेट साहब बात कर रहे थे, बहुत सारे विकल्प हैं, हजारों विकल्प हैं। क्यों आप नहीं कर रहे वो? व्हाई डोंट यू फायर अ शॉट अक्रॉस द बो, अ वार्निंग शॉट कि बहुत हो चुका है ये देश, और लाशें और खून नहीं रहेगा।
शाहना क्योंकि वो एनसी, आम हिंदुस्तानी का खून है, आम नागरिक का खून है, इसलिए। शाहना एनसी, प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल बख्शी। देखिए, मैंने आप सबकी बात सुनी। अब मैं जीडी बख्शी साहब की बात से बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूं। जो वो बोल रहे हैं वो बहुत मायने रखती है। पर उसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे को जो बात हो रही है, ये बातचीत खत्म करनी चाहिए या नहीं, इसको न भूल जाइए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन पे नवाज शरीफ से पूछना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप सारी बातें पोस्टपोन कर दीजिए और उसके बाद में लेट देम कम विद अ रीजन कि क्या हुआ है। जब तक वो आपको रियल रीजन नहीं बताएंगे, आप चुप रहिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके जब बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, आप अपनी आर्मी को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दे दीजिए कि जहां जहां पे पाकिस्तान, वहां पे उनके जो ठिकाने हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीओके में आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, आपके पास स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। आपको प्रॉब्लम क्या है? जब म्यांमार में कर सकते हैं, आप यहां पे भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करिए, मैं कह रहा हूं उनके ये एनएसए, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ठिकानों पे, ट्रेनिंग कैंप्स पे अटैक करिए, लिमिटेड अटैक करिए और उसके बाद में फिर नवाज शरीफ से पूछिए कि अब आप रेडी हैं बातचीत करने के लिए? नहीं। बीजेपी, ये बात देखिए बख्शी साहब, मैं आई गॉट योर पॉइंट, मैं आपके हौसले, वन मोर पॉइंट। जी बोलिए, चलिए बोलिए, आप बोलिए। वन मोर पॉइंट प्लीज, बोलिए। जब सबसे बड़ी बात है, हमको अपने सिक्योरिटी का थोड़ा और भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा कि ये एयरफील्ड के दीवार के बगल में ही मीट की दुकान है, सारी दुकानें हैं। ओरिजिनल रूल देखिए, जहां पे एम्यूनिशन डेपोज हैं, जहां पे एयरफील्ड्स हैं, वहां मिनिमम 900 मीटर्स सेंसिटाइज जोन होना चाहिए। अभी गुड़गांव में एम्यूनिशन डेपो के लेकर एयरफोर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोर्ट केस चलने वाला है क्योंकि वो लैंड मांग रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी, आप चाहे कितना जोर लगा लीजिए। तो ये दो चीजें आप पहले ध्यान रखिए, बाद में देखते हैं। शाहना एनसी, आपने मूड देखा, आपने लोगों के अंदर गुस्सा देखा, गम देखा, आपको जवाब देना है। सरकार आपकी है, आखिरकार क्यों अब बातचीत होनी चाहिए? सुमित जी, मैंने सबकी मनोकामना के साथ जो उनकी मन की स्थिति है और इसको छोड़ के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बख्शी जी कह रहे हैं या आपके बाकी के पैनलिस्ट कह रहे हैं, हम उनसे भी सहमत है। ऐसा नहीं है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है। एक जान जाए या 5 जान जाए, एक सिपाही की लाश या 4 सूबेदार की लाश, मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई भी सहानुभूति या जो गर्व के साथ जो बलिदान हुआ है वो बलिदान हम व्यस्त में जाने देंगे। तो जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है जरूर होगी। कौन कह रहा है कि हम कमजोर है? कौन कहते हैं कि तुरंत ही हमें हमला करनी पड़ेगी? हम हमारी रणनीति बनाएंगे। भूलिएगा मत, ये वही सरकार है जो म्यांमार में एम्बुश किया था और मोदी जी ने बार बार ये कहा कि म्यूचुअल मैच्योर डिप्लोमेसी एक तरफ, आतंक को लेके कोई समझौता नहीं और आतंक को लेके कोई भी झुकने वाला नहीं। तो अभी मुद्दे 2 है कि क्या हम इतिहास को बार बार लगातार दोहराएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में इतने हमले हुए थे, डिप्लोमेसी का ही हिस्सा होता है कि बातचीत को रोक दिया जाए ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर आए। सुनिए ना, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, डिप्लोमेसी का ही हिस्सा होता है कि बातचीत को रोक दिया जाए ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर पड़े। और दूसरी बात जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने कही, क्या हम कभी स्ट्राइक करेंगे? जनरल बख्शी कह रहे थे कि सारे वॉर हिंदुस्तान की जमीन पे क्यों लड़े जाएं, उस तरफ क्यों न लड़े जाएं? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूं। एक, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो प्रधानमंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके अंदर या उसके भीतर क्या निर्णय लिया जाता है वो नेशनल टेलीविजन पे ऐलान करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी के साथ साथ किस ढंग से हमको अपने देश के हित में के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रति मुझे नहीं लगता है कि जनता भी विश्वास के साथ मोदी जी के ऊपर भरोसा करती है और जानती है कि कोई प्रश्न चिन्ह नियत के ऊपर नहीं निकल सकती है। रही बात पाकिस्तान को लेके,
दो चीज बिल्कुल स्पष्ट है। आतंक एक तरफ है जहां जिहादी आता है मरने के लिए, और वो पांचों पांच को हमने खत्म किया। मैं गर्व से नहीं कह सकती हूं, लेकिन हर एक भारतीय नागरिक को पता है, सूबेदार सिंह हो जिन्होंने बलिदान दिया, उनके परिवार से जो रिएक्शन आया कि देश के लिए उन्होंने जान गंवाया है, लेकिन देश ये भूलेगा नहीं। इसका मतलब नहीं है कि हमने मान लिया कि एक लाश, इसका मतलब है कि हमें कुछ देखना बोलना है कि चाह रहे हैं आपकी वहां बात पे। जो जवाब जी। देने, बख्शी जी और मैं आपसे विनंती करती हूँ प्रफुल्ल जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। फिर जो आप कहे मैं स्वीकार करती हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हो, लेकिन जो एक पॉलिसी और एक रणनीति या एक स्ट्रैटेजी तय होती है वो ऐलान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है शाना जी? सॉरी शाना जी, सॉरी, नहीं देखने मिला इस देश की जनता को आपके चार नेताओं के बयान, ट्वीट, बाइट देखने की इजाजत है। देश की क्या रणनीति होगी पाकिस्तान को लेकर, ये जानने की इच्छा नहीं है हमारे अंदर। क्यों नहीं है? क्यों हम पाकिस्तान पे, क्यों जनरल बख्शी की बात सच नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके मारो? जब आप विपक्ष में थे शाना एनसी, शाना एनसी जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे एक सर के बदले 10 सर लेके आओ, टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। आज जब आप सत्ता में हैं, जब आप ये संदेश दे सकते हैं जो आप 2 साल पहले बोला करते थे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं हम आपसे पूछे कि पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है आतंकवाद को खत्म करने को लेकर? सुमित जी, मैच्योर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है कि हम हाथ मिला रहे हैं और आप हमें मारते जाइए। मैच्योर डिप्लोमेसी का मतलब है कि हम डायलॉग बरकरार रखें आतंक को खत्म करने, और पूरे विश्व में जो ग्लोबल इकोनॉमीज है, जो ग्लोबल कंट्रीज है, नेशन वाइड और इंटरनेशनली सबकी सहानुभूति है हमारे साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये आतंक जिसका जड़ पाकिस्तान में है हमें खत्म करना है, और किस ढंग से करे वो वर्ल्ड कम्युनिटी भी साथ देगी भारत की। मैं नहीं मानती हूं कि मोदी जी के हाथ मिलाने का मतलब ये है कि हमने समझौता किया है या हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। प्लीज मूव बियॉन्ड द वर्ल्ड मैच्योर डिप्लोमेसी इटसेल्फ। सत्यव्रत जी, मैच्योर डिप्लोमेसी है। फैक्ट दैट यू कैन नॉट गो इनटू ओनली हिस्ट्री। जो हम इतिहास पे जाए तो हम बोल सकते हैं। सुनिए शाना जी, सुनिए, सरकार ने क्या, सत्यव्रत जी कुछ बोल रहे हैं। सत्यव्रत जी देखिए, मैच्योर डिप्लोमेसी की बात जहां तक है, मैं इसका खिलाफ नहीं हूं मैच्योर डिप्लोमेसी के, लेकिन मैच्योर डिप्लोमेसी किसे कहते हैं आप? यानी इतना बड़ा हादसा हुआ आपके यहाँ पर, आपके एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला हुआ बाकायदे, 4 दिन से ये चल रहा है। आपके पक्ष में क्या एक भी देश का बयान आया है? क्या अमेरिका, जो आपका बड़ा दोस्त आप कबूल करते हैं, क्या उसकी तरफ से पाकिस्तान में के द्वारा या पाकिस्तान की ज़मीन से आए इन आतंकवादियों के मामले पर आपके समर्थन में कोई बयान आया? कौन सी मैच्योर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात, अरे भाई, आप ही वो लोग हैं जो हमारे सरकार के ज़माने में एक घटना हो जाने पर पूछा करते थे कि आप तो उनको बिरयानी खिला रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने यह फैसला किया कि चूंकि हुर्रियत के लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप, लिहाजा हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। हुर्रियत से बातचीत करना इतना बड़ा गुनाह है कि उससे बातचीत बंद हो सकती है, और इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके बाद बातचीत रहेगी जारी या रोकी जाएगी? प्रधानमंत्री का तो एक लफ्ज सुनने में नहीं आया 4 दिन में। होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े हादसे के ऊपर प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन होकर के बैठा रहे, एक लफ्ज न बोले। शायना, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? कौन सी मैच्योर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? व्हाट डू आई रिस्पॉन्ड टू द कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी इसमें भी राजनीति लाना चाहते हैं। जब उनको मैं कोई स्पर्धा में नहीं हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया, क्योंकि मैं मानती हूं अरे हमारे प्रधानमंत्री को आप लोग मोनी बाबा कहते थे ना, अब आपके मोनी बाबा क्या हो गया? मोदी जी ने 1 सेकंड गवाया नहीं। उन्होंने जिस ढंग से
पूरे देश में आज जो आईबी काम कर रही है, जो हम देख रहे हैं कि कोई भी आतंक हमला ना हो भारत के किसी भी कोने में, उस पिछले 1.5 साल के अंदर जितने हमारे क्रॉस बॉर्डर वायोलेशन हुआ है हमारे बॉर्डर का, इतना कभी पहले नहीं हुआ। लगातार 24 ये ऑन घंटे काम रिकॉर्ड कर रहे है। हैं ताकि आप और आप कह रहे हैं कोई आतंकवादी हमला को बर्दाश्त नहीं मोदी हुआ। जी को कांग्रेस से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और प्लीज सुमित जी आप जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जितने मेहनती हैं और जितने प्रधानमंत्री के मेहनत और वर्कोहोलिक परमात्मा के बाद उन्हीं का नाम है। वर्कोहोलिक होने पे, मेहनती होने पे सवाल नहीं उठ रहा है। नजरअंदाज करनी चाहती है, देश की जनता करना चाहती है, मन की बात में पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति जानना चाहती है। सरकार प्रधानमंत्री के मन में क्या है? जी त्यागी जी, त्यागी जी, भारतीय त्यागी जी, त्यागी जी, जिंदगी ना खो। त्यागी जी, केसी त्यागी जी। साइना जी, प्रधानमंत्री मेहनती हैं, ये आज प्रधानमंत्री के गुणगान का नहीं, उन शहीदों के गुणगान का है जिनको कफन भी नहीं मिले हैं, ठीक से जो सीमा पर अपनी जान दिए हैं, आज उनके गुणगान का दिन है। 5 बार प्रधानमंत्री की और नवाज शरीफ साहब की बातचीत हो चुकी है। प्लीज, कोई स्पर्धा में नहीं है, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम काम करते रहेंगे। प्लीज साइना जी, मैं इसको राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। बख्शी जी जैसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो फौज में लड़े हैं जी, आज का दिन जो है वो राजनीति का दिन नहीं है जी। लेकिन आपने 17 बार मोदी जी कहा, हम तो मोदी जी का नाम भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज के कंसर्न हमारे उन्होंने सवाल पूछा कि तो आपके प्रधानमंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया। उनको बयान नहीं देना है, उनको देखना है कि आतंक बयान नहीं देना है। शायना जी, केसी त्यागी जी, एक मिनट, बयान देने की आवश्यकता नहीं है। 4 दिन से हमला हो रहा है हमारे एयरफोर्स बेस पर, सारा हिंदुस्तान उस तरफ देख रहा है और वो ये जानना चाहता है कि हमारी सरकार की नीति क्या है। प्रधानमंत्री बयान इस पर नहीं देना चाहते हैं। मुबारक हो ने जी। त्यागी जी, एक मिनट, मनोज जोशी कुछ बोलना चाहूंगा। मनोज जोशी जी, मैं आता हूं। मनोज जोशी जी, लास्ट कमेंट आपका। मनोज जोशी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी आता हूं उसके बाद आपको। हाँ भी ओके, आप बोलना चाह रहे हैं मनोज जी, आपने आवाज दी थी। भाई देखिए, हम तो बताइए। हाँ बताइए, क्या इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए? हाँ सुमित, पाकिस्तान को लेकर, टॉक्स को लेकर। देखिए मैं समझता हूं कि जब मीडिया में बात इतनी बढ़ चुकी है, जबकि ये हादसा जो है 4 दिन चल चुका है, तो मैं जरूर सोचता हूं कि प्रधानमंत्री को कोई ना कोई बयान देना चाहिए। पर मैं फिर भी ये सोचता हूं कि जहां तक कि डायलॉग का सवाल है, डायलॉग को कायम रखना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि ये हमले का मकसद क्या था जी? ये हमले का मकसद था कि ये डायलॉग जो है ये टाला जाए जी। और अगर ये डायलॉग टालेंगे आप, तो इसका मतलब आप आतंकवाद का समर्थन दे रहे हैं। ठीक है। प्रफुल्ल बख्शी, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम प्राइम मिनिस्टर्स की उपलब्धियां क्यों गणना कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये सिक्योरिटी फेलियर का सवाल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि सिक्योरिटी क्यों फेल हुई। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके अंदर तालमेल नहीं है, इंफॉर्मेशन कितनी जगह से आती है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक हेड नहीं है। आपके बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ और आर्मी में तालमेल नहीं है, और ईस्टर्न बॉर्डर में आईटीबीपी और आर्मी के बीच में तालमेल नहीं है। आप किस तालमेल की बात कर रहे हैं? हमने अभी तक इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं किया है। बड़े बड़े ओहदे बना लिए हैं, डायरेक्टर जनरलशिप बना लिए हैं, ताकि सब अपना अपना टर्फ को कंट्रोल करें। हम कोई वो बात करते नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर आ जाते हैं या कांग्रेस और बीजेपी पे आ जाते हैं और बात टल जाती है। देखिए, बात मत टलने दीजिए, हमें डिस्कस करना है हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों शर्म आ रही है हमें इनको दूर करने के लिए। हम किससे डरते हैं? हमारे को क्यों डर लगता है? क्यों नॉन वर्किंग पीपल जिनको की एक्सपीरियंस नहीं है वो हेड बन के बैठे हुए हैं? ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। चलिए, जब तक ये नहीं समझ जाएगी, डॉक्ट्रिन्स नहीं लिखी जाएंगी, तब तक आपको ये प्रॉब्लम आएगी। मैं माफी के साथ तमाम पैनलिस्ट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अब जनता की राय को दिखाने का वक्त भी है। हमारा आज का सवाल था कि क्या पठानकोट हमले ने
केंद्र सरकार में आपसी तालमेल की पोल खोल कर रख दी है। हजारों की संख्या में आपके जवाब मेरे पास पहुंचे हैं। 72% लोग हाँ में कहते हैं कि सरकार में तालमेल की कमी साफ दिखाई दी इस पूरे पठानकोट ऑपरेशन को लेकर। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा, वहां पर पोल कराया। ट्विटर के जो लोग थे उनकी राय के मुताबिक भी 51% लोग बोलते हैं हाँ तालमेल की कमी है, 49% लोग ऐसा नहीं मानते। लगभग बराबरी का मामला यहां पर दिखाई देता है। तो आज हम तो पूछेंगे भी इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से चल रहा ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अभी भी वहां पर एक छठे और आखिरी आतंकवादी के बारे में माना जा रहा है कि उसको लेकर अभी भी संदेहास्पद स्थिति है कि वो मारा गया है कि नहीं मारा गया है। ताज़ा तस्वीर, ताज़ा अपडेट लगातार IBN 7 पर आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।